हेलो माय डियर ईआर एंड ईआर। मेरे प्यारे बच्चों, कोर्स खत्म होने के बाद अब रिवीजन स्टार्ट हो चुका है और आज की क्लास में हम जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको रिवाइज कराने जा रहे हैं। तो मैं आपका विपिन सर आज से स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 2026 स्टार्ट हो चुका है। टाइम मशीन जो ऊपर वाले ने बना रखी है ना बच्चा, उसमें कोई ऑफ का स्विच नहीं है। कल को जब हम लोग टाइम मशीन बनाएंगे तो हो सकता है कि उसमें ऑफ का स्विच हो, लेकिन जो टाइम मशीन ऊपर वाले ने बनाई है मेरे फ्रेंड्स, उसमें ऑफ का स्विच नहीं है। इसलिए कॉन्टिन्यूटी के साथ में आगे बढ़ना है। चलिए, बिना किसी टाइम गैप के, क्योंकि ऑफ स्विच नहीं है टाइम मशीन में, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन और इस यूनिट में आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स मिलती हैं। काफी स्कोरिंग यूनिट होता है। तो इसमें जो है आज से हम पूरी थ्योरी का रिवीजन करेंगे अलोंग विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो सबसे अच्छी बात है इस रिवीजन की कि उसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी और साथ ही साथ सपोर्टिंग जो प्रॉब्लम्स है वो भी मिलेंगी। तो देखिए, इस थ्योरी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो डियर, यू कैन सी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो की वर्ड है वो ये है, इन रेस्ट। जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है, विरामावस्था में होता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, तो जो हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, चार्ज में इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको डिस्कस करना है, उनको स्टडी करना है। तो ऑल अबाउट द चार्ज व्हेन इट इज इन रेस्ट। जब चार्ज विरामावस्था में है तो उसके बारे में हम सब कुछ जानना चाहते हैं, और जब हम ये जानते हैं, जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जो भी हमारे पास में जितनी भी चार्ज को लेकर के जो प्रॉपर्टीज हैं, चार्ज को लेकर के जो स्टडी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अंडरलाइन करी गई है, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। दीज स्टेशनरी चार्जेस occurs due to friction of two insulating bodies. Therefore, it is often called frictional electricity. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टेशनरी चार्ज है वो आपको कैसे मिलेगा। तो यहां पर जो स्टेशनरी चार्ज है वो हमको मिलता है फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ इंसुलेटिंग बॉडीज। जो इंसुलेटिंग बॉडीज हैं उनके फ्रिक्शन से हमको ये मिलता है, और इसलिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, क्योंकि दिस कम्स फ्रॉम द फ्रिक्शन। क्लियर? फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द नेचर, जब यूनिट का रिवीजन हो रहा है तो हमें यहां पर फंडामेंटल फोर्सेस एक बार और देख लेना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपके फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपके फंडामेंटल फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्स आपके फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और ये जो वीक फोर्सेस है वो भी आपके फंडामेंटल फोर्सेस हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल फोर्सेस के टाइप्स क्या हैं, तो 4 है। तो 4 टाइप्स के ये फंडामेंटल फोर्सेस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंडामेंटल फोर्सेस। तो विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल वी कैन फाइंड द फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी, आप सब देख सकते हैं कि यहां पर इनको जो है कंपेयर भी किया गया है। जैसे ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास प्रॉपर्टी की वजह से होता है। नेचर में कैसा होता है? हमेशा अट्रैक्शन होता है। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सन नेचर का होता है? नहीं होता। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सन होता है? नहीं होता। हमेशा अट्रैक्शन नेचर का होता है। क्यों होता है? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ये फोर्स बनता है? एंड दैट इज मास। मास की वजह से ये फोर्स होता है। और रेंज बहुत बड़ी है, यानी कि दो छोटे छोटे मासेस के बीच में अगर ये छोटी सी डिस्टेंस है
तो भी ये फोर्स होगा, और अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो भी ये फोर्स होगा। क्लियर? और रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी जो है ये 1 होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका अट्रैक्शन नेचर का होता है, रिपल्सन नेचर का भी होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी भी रेंज आपकी बहुत लार्ज होती है। और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है दैट इज 10⁻36। और जो न्यूक्लियर वाले फोर्सेस हैं ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। इनकी जो रेंज है, रेंज मतलब जो डिस्टेंस है, ये ज्यादा डिस्टेंस पे काम नहीं करते। जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो छोटी सी डिस्टेंस के लिए काम करते हैं, और वो जो छोटी सी डिस्टेंस है दैट इज 1 फर्मी। 1 फर्मी वो छोटी सी डिस्टेंस है, और 1 फर्मी का मतलब हो गया अप टू 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियर फोर्सेस जब डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर तक होती है या उससे कम होती है तो ये फोर्सेस काम करते हैं। इससे ज्यादा का डिस्टेंस होगी तो ये फोर्स काम नहीं करते हैं, एंड दैट इज वाई ये आपके जो है रेंज इसकी बहुत छोटी होती है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका जो है 10⁻39 होता है। और जो वीक फोर्सेस होते हैं ये किस नेचर के होते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि आपके पास में जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका नेचर अट्रैक्टिव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन भी है, रिपल्सन भी है, न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। लेकिन जो वीक फोर्सेस हैं इनका जो नेचर है वो कैसा है, अननोन है, और इनकी जो रेंज है वो भी बहुत छोटी होती है। और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है दैट इज 10⁻14। क्लियर ये है बात ये? और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर देखिए रिगार्डिंग ऑल दीज फोर्सेस। इस पर बेटा जो है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट दीज फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीकेस्ट है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करें तो ये जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। क्यों होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट? क्योंकि जब आप इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं F = G कैपिटल G m1 m2/r², तो डियर कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है 6.67 10⁻⁻11। तो यार जिस फार्मूले में 10⁻⁻11 आ रहा है वो फोर्स कैसा होगा, वीक ही होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स में ये आपका न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जबकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, वीकेस्ट है। न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज। It acts equally between the proton-proton and proton-neutron and neutron-neutron. Dear you all know कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो किसके बीच में लगते हैं, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है कि हम प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन्स के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्सेस होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्सेस होंगे, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्सेस होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करते हैं। देयर आर वीक फोर्सेस एक्टिंग इन द बीटा डिग्रेडिएशन इन द रेडियो एक्टिविटी। तो जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं तो बीटा रेडिएशंस, गामा, इनके बारे में हम बात करते हैं। और ए स्टेशनरी चार्ज, ये वाला पॉइंट फिर इंपॉर्टेंट है आपके कमिंग एग्जाम के लिए, कि जो स्टेशनरी चार्ज है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, while the moving charge produces electric as well as magnetic field। कई बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल चुका है कि इफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कमिंग तो चार्ज कैसा होगा, मोशन में होगा। और अगर चार्ज स्टेशनरी है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। और ये जो पॉइंट नंबर 4 है, थर्ड के बाद 1820 में एक्सपेरिमेंट हुआ
जिसमें ये वेरीफाई हो गई है बात कि स्टेशनरी वाला चार्ज एक एनर्जी रिलीज करता है और वो एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है स्टेशनरी चार्ज से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। ड्यूरिंग द रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हेन वी डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो और भी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के बारे में हम लोग करेंगे, विद्युत ऊर्जा के बारे में करेंगे। और मोशन वाला जो चार्ज है वो दोनों तरीके की एनर्जी फॉर्म करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन, एंड दैट इज व्हाई कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कई बार आपको क्वेश्चन मिलता है कि अगर मोशन वाला चार्ज एक्सीलरेशन 0 के साथ है, अगर चार्ज मोशन कर रहा है उसमें त्वरण नहीं है, तो एक्सीलरेशन 0 है तो वो रेडिएशन का फॉर्मेशन नहीं करता, और अगर एक्सीलरेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी आएगी, और साथ ही साथ क्या आएगा, रेडिएशन भी आएगा। एक्सीलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड along with रेडिएशन एनर्जी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ये सारी प्रॉपर्टीज आपको इन फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस मिलते ही हैं, तो जरूर इनको एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। और इस पूरे के पूरे पेज में जितना जो कुछ भी है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहां होंगे तो आप टिक लगा पाओगे आंसर, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन को करने के लिए कोई फार्मूला तो लगाना नहीं है, थ्योरी अच्छे से किया होगा तो वो फिर क्लिक करेगा कि ये आंसर है। आगे देखते हैं चार्ज, बात करते हैं चार्ज की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टेशनरी चार्ज के बारे में बात करेंगे। चार्ज क्या होता है भाई, ये देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रिपल और अट्रैक्ट अदर चार्ज सब्सटेंस। चार्जेस आर टू टाइप्स। चार्ज क्या होता है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी गॉड गिफ्टेड है, हमने और आपने उसमें डेवलप नहीं किया, जिसके पास भी चार्ज है। तो जो प्रॉपर्टी गॉड गिफ्टेड है यानी कि वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि चार्ज इज intrinsic property of some fundamental particles like electron and protons। इलेक्ट्रॉनों में ये प्रॉपर्टी मिली थी, प्रोटॉनों में भी ये प्रॉपर्टी मिली थी, और ये प्रॉपर्टी जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी, गॉड गिफ्टेड थी। और इस प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू दिस चार्ज प्रॉपर्टी, ये नोटिस किया गया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ में इंटरेक्शन करता है, या तो वो अट्रैक्शन का इंटरेक्शन होता है या फिर कैसा होता है, रिपल्सन का होता है, या तो उनके इंटरेक्शन का जो फोर्स है वो प्रतिकर्षण होता है या फिर कैसा होता है, आकर्षण होता है। तो और ये जो बात नोटिस की गई कि चार्ज प्रॉपर्टी की वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ में इस तरीके का इंटरेक्शन करता है, रिपल्सन वाला या फिर अट्रैक्शन वाला, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले जो नोटिस किया था विलियम गिलबर्ट ने इसको नोटिस किया, विलियम गिलबर्ट ने इसको नोटिस किया। और जो डिवाइस यूज करी गई थी दैट इज टीबीडी, टॉरिसन बैलेंस डिवाइस। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस ये नोटिस किया गया कि जिन लोगों के पास में चार्ज प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी की वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करता है, बहुत तगड़ा सा फोर्स लगाता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस कि वो रिपल्सन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा। और चार्ज को जब ये ऑब्जर्वेशन किया गया तो चार्ज स्टूडेंट्स दो तरीके के होते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। अभी
नेगेटिव चार्ज भी आपको वहां पर मिलेगा। कौन थे जिन्होंने ये चार्ज के टाइप्स बताए थे? चार्ज दो तरीके का होता है। फ्रैंकलिन वॉज द मैन। फ्रैंकलिन कि चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रॉनों का नंबर कम होगा, एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी हमें पॉजिटिव चार्ज ला दो, मतलब इलेक्ट्रॉनों के नंबर को कम कर दो। हमें नेगेटिव चार्ज चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनों के नंबर को बढ़ा दो। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो केवल और केवल रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी के ऊपर, किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी रेस्पॉन्सिबल। और इसलिए क्वेश्चन है यहां पर कि इलेक्ट्रिफिकेशंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रिफिकेशंस का मतलब हो गया कि जिसमें चार्ज प्रॉपर्टी आती है वी से कि वो इलेक्ट्रीफाइड है, उसके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन है। तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉनों की है। जहां पर ज्यादा हो जाएंगे वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां पर कम हो जाएंगे वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार्जेस जो हैं वो दो तरीके के हैं, एक है आपके पॉजिटिव चार्ज और दूसरे हैं आपके नेगेटिव चार्ज। ये देखिए नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये दिमाग में बिठाओ, गलती नहीं करनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। और यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। ओनली इलेक्ट्रॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ सब्सटेंस टू बी चार्ज्ड एंड नॉट द प्रोटॉन्स। डियर, इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार हैं चार्ज के लिए, प्रोटॉन नहीं है। क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर मजे से पैक है और न्यूक्लियस को आप इजीली तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो छोटा सा काम अगर आपको चार्ज लाना है तो इलेक्ट्रॉन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन आर रेडी टू टेक द चैलेंज कि मुझे कहीं पर ज्यादा कर दो, चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू में होगा, नेगेटिव नेचर का होगा, और कहीं पर अगर मुझे कम कर दोगे करस्पॉन्डिंग टू द प्रोटॉन्स का नंबर तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो लाइक चार्जेस है, मतलब अगर आपके पास में प्लस प्लस वाले चार्जेस हैं या नेगेटिव नेगेटिव के चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, जबकि अनलाइक वाले चार्जेस यानी प्लस और माइनस अगर है या माइनस और प्लस है तो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। अगेन ये सब कुछ नोटिस किया जा चुका है। विलियम गिलबर्ट वॉज द मैन जिसने ये नोटिस किया कि लाइक लाइक चार्जेस के बीच में किस तरीके का फोर्स होगा और अनलाइक चार्जेस में किस तरीके का फोर्स होगा। चार्जेस इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, मतलब इसका क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है भाई? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? अगर किसी का स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल वैल्यू पता है, स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल वैल्यू अगर पता है, स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल नोड, तो हम कहते हैं कि वहां पर क्वांटाइजेशन है। तो चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू निकाला जा चुका है और इसलिए चार्ज क्वांटाइज्ड है। और कौन सा वो एक्सपेरिमेंट है जिसने ये बात प्रूफ कर दी कि चार्ज में क्वांटाइजेशन है? तो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ये पता चल गया कि चार्ज में क्वांटाइजेशन है और हमारे पास में जो क्वांटा ऑफ चार्ज है, चार्ज की सबसे जो छोटी वैल्यू है
दैट इज कॉल्ड क्वांटा। तो जो क्वांटा ऑफ चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इससे छोटा वैल्यू चार्ज का नहीं मिलता, और इस छोटी सी वैल्यू को हम E से लिखते हैं। यहां पर ध्यान देना, अगर हमने लिखा है E और नेगेटिव तो मतलब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अगर E प्लस तो मतलब प्रोटॉन की बात हो रही है, और अगर सिंपली यहां पर E लिखा गया है तो E का मतलब है ये, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे वैल्यूज ऑफ चार्ज से एक चार्ज बड़ा सा फॉर्म होगा, तो अगर हम ये कहें कि वहां पर n क्वांटा है, भाई एक चार्ज के टुकड़े को जो है क्वांटा कहते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू का चार्ज है दैट इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज। आल्सो इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज, हिंदी में कहते हैं मूल आवेश। तो अगर एक क्वांटा का चार्ज E है तो अपने पास अगर n क्वांटा हो गए तो चार्ज कितना हो जाएगा, n ही हो जाएगा। और अगर वो चार्ज प्लस में है तो यू राइट प्लस NE, अदरवाइज माइनस NE। तो यू कैन सी क्वांटा ऑफ चार्ज को, अगर वैल्यू ऑफ चार्ज को हम Q से लिखें तो यहां पर आएगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। थर्ड पॉइंट पे स्टूडेंट्स यही लिखा गया है, यू कैन सी थर्ड पॉइंट कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, minimum possible charge that can exist in nature is the charge of electron which has a magnitude of 1.60207 into 10⁻⁻⁹ कूलम। तो वही आपको बताया गया कि इससे कम चार्ज हमको नहीं मिलता। दिस इज आल्सो नोन एज क्वांटम ऑफ चार्ज, या फिर फंडामेंटल चार्ज, या फिर एलिमेंट्री चार्ज, या फिर आप क्वांटा ऑफ चार्ज, जो भी आप कहना चाहें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। इन आइसोलेटेड सिस्टम द algebraical sum of total charge remain constant. This is the law of conservation of charge. You know very well कि जो चार्ज में है कंजर्वेशन प्रॉपर्टी होती है, तो किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। आप उसको ना बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ना ही उसको घटा सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आता है। जरा देखिए ये नोट क्या कहता है, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वही स्मॉल e की जो वैल्यू थी दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, इसको एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है। इस वैल्यू को, इसको क्वांटा ऑफ चार्ज भी कहते हैं, इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, इसको एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं। तो जो पॉइंट हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, जो क्वांटाइजेशन है वो मिल्कन ने बताया था, तो यहाँ पर वही इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय द मिल्कन। और यूनिट ऑफ चार्ज, जो SI यूनिट ऑफ चार्ज है दैट इज कूलम। कूलम को एम्पियर इंटू सेकेंड भी कहा जाता है, कूलम या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड, ये चार्ज का SI यूनिट है। अब कूलम ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि उनको ये रेस्पेक्ट दी गई है। तो आपको बताएं, जो टॉरिसन बैलेंस डिवाइस है जिससे ये चार्ज के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली थी कि चार्ज नाम की कोई प्रॉपर्टी होती है। मिल्कन के गिलबर्ट के एक्सपेरिमेंट में गिलबर्ट ने ये सब नोटिस किया था। तो जो टॉरिसन बैलेंस डिवाइस है उसमें कूलम का रोल है, और इसीलिए उनकी रेस्पेक्ट को वहां पर काउंट किया गया कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है टॉरिसन बैलेंस डिवाइस बना करके। तो चार्ज का जो SI यूनिट है वो आपका कूलम है, एम्पियर इंटू सेकेंड भी है। तो ये दोनों इसके SI यूनिट है। अगर आप कूलम के नाम के आगे स्टैटिक लगा दो,
या स्टैट लगा दो। तो स्टैटिक कूलाम जो है वो चार्ज का सीजीएस यूनिट है। अगर आप इसमें लिखना चाहते हो तो स्टैट या स्टैटिक एम्पियर इनटू सेकेंड, ये आपका सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। ईएसयू इस तरीके से भी यूनिट को लिखा जाता है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज को ईएसयू। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके लिए, कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ईएसयू होते हैं। एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं? और 1 कूलाम ईएमयू जो है वो भी चार्ज का यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, अदर यूनिट ऑफ चार्ज में ये आएगा। मतलब ये ना तो सीजीएस का पार्ट है ईएमयू और ना ही एसआई का पार्ट है, तो ये अदर यूनिट में आएगा। तो ईएमयू इज आल्सो द यूनिट ऑफ चार्ज और 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 1/10 ईएमयू। इसके अलावा भी आपको चार्ज की यूनिट्स में पता है कि फैराडे चार्ज का यूनिट है और 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 1 फैराडे इज इक्वल टू है 96500 कूलम। 96500 कूलम 1 फैराडे में इतना चार्ज होता है। एम्पियर इनटू आवर्स भी चार्ज का यूनिट है। तो ऑल दीज आर द अदर यूनिट्स ऑफ द चार्जेस। तो यहां पर अब जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है उसको देखते हुए अब एक क्वेश्चन भी लिया जाए। जरा देखते हैं ये प्रॉब्लम आपकी क्या कह रही है। देखिए क्या है क्वेश्चन। 2 spheres of same metals in all respect, मतलब अगर आप साइज के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो साइज भी सेम है और मटेरियल प्रॉपर्टी तो सेम है। यहां पर आर टेकन, 1 is given a positive charge of q coulomb and other is given the same but the negative charge, which sphere will have a higher mass। यहां पर सोल्यूशन भी है लेकिन आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और ये बताइए कि अगर 2 स्फेयर हैं, मान लेते हैं एक स्फेयर ये है और एक स्फेयर हमारे पास में ये है, सब कुछ सेम है, मतलब डायमेंशंस जो है, मतलब साइज जो है वो सेम है, मेटल मटेरियल प्रॉपर्टी सेम है। एक के ऊपर क्यू कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है, पहले नहीं था अब है, पहले स्फेयर था अब उस पर क्यू कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर क्यू कूलाम का नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा इनके मासेस के बारे में? विच स्फेयर विल हैव हायर मास? बच्चों हम लोगों ने अभी पता किया जब पूरा का पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन चल रहा था, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, नेगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर आए हैं तो अपना मास लेकर के आए होंगे ना, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, निकल गए, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी रखनी पड़ेगी रेस्पेक्ट टू द प्रोटॉन्स का नंबर। तो इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके चले जाएंगे ना, और इसलिए इसका जो मास होगा वो कम होगा और इसका जो मास होगा कंपैरेटिवली कैसा होगा? ज्यादा होगा। विच स्फेयर विल हैव हायर मास? तो यहां देखिए आंसर में नेगेटिव चार्ज स्फेयर विल हैव ए हायर मास। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक इट नेगेटिवली चार्ज। तो यही हम लोगों ने डिस्कस किया। और एक क्वेश्चन देखें, रिवीजन है थ्योरी का अलॉन्ग विद प्रॉब्लम, कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो बने रहिए आप एक्स्ट्रा पीरियड इंस्टीट्यूट के साथ।
क्लास में तो हम लोगों ने कोर्स खत्म किया ही है, ऑनलाइन में वो जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास में नहीं थे उनको भी कम से कम 2 बार पूरी फिजिक्स रिवाइज करा दूंगा बिफोर द एग्जामिनेशन। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि ये चार्ज होगा कि नहीं होगा, इतनी वैल्यू का चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। ये सीधा क्वांटाइजेशन के से रिलेटेड है। जैसे आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है क्या इतनी वैल्यू का चार्ज हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन में क्या इतनी वैल्यू का चार्ज हो सकता है, थर्ड ऑप्शन में ये है इतनी वैल्यू का चार्ज, और लास्ट है आपका नन ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में फंडा है कि चार्ज इज इक्वल टू होता है एन ई, और एन इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन ई। और यहां से आप देखिए एन क्यू की वैल्यू है पहले वाले ऑप्शन में है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 18, और ई की वैल्यू है 1.6 10 टू दी पावर माइनस का 19। एन की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए। एन जो नंबर ऑफ क्वांटा है वो दशमलव में नहीं होगा, वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो कंप्लीट नंबर होगा। बस ये देख लेना कि एन कंप्लीट नंबर किस में आ रहा है। तो बहुत इजी कैलकुलेशन है लेकिन हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो एन की वैल्यू 10 पॉसिबल है। सिमिलरली यू कैन चेक दिस, इसको जब चेक करोगे तो एन बराबर 1 आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। और जब इसको आप चेक करेंगे 1.6 10 टू द पावर माइनस 20 यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, चेक करेंगे तो एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। निकाल लेते हैं आपके लिए। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, यही फार्मूला हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्यू। तो q की वैल्यू है यहाँ पर 1.6 10 टू द पावर माइनस 20, और अपॉन में आया 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19। सॉल्व करेंगे डियर तो आएगा 1/10, और 1/10 का मतलब हो गया 0.1। आप सबको पता है जो क्वांटा का नंबर है वो डेसिमल में हो नहीं सकता, और इसलिए ये चार्ज नहीं पॉसिबल है। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये डियर ऐसी प्रॉब्लम है ना जो किसी की गलत नहीं होने वाली है, चाहे वो किसी भी तरीके से किसी भी स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहा है। इतना फेमस है, कितना 6.25 10 टू द पावर 18 याद रहता है। तो कीप इन माइंड कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 10 टू दी पावर 18 यानी कितने सारे इलेक्ट्रॉन जब मिल जाते हैं तो केवल 1 कूलम चार्ज बनता है। और निकालने का तरीका वही क्वांटाइजेशन है। तो चार्ज के ऊपर ये कुछ छोटी छोटी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी अलोंग विथ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए नेक्स्ट पेज क्या है, एक क्वेश्चन के साथ है ये नेक्स्ट पेज। ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है 1H1 प्लस 4Be9, और यहां पर है इज इक्वल टू में x प्लस n। n आप जानते हैं न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये x को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई x क्या चीज है, तो चार्ज बैलेंस कर लीजिए आप। भाई आपको पता है कि जब हम किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं, जैसे एलिमेंट का नाम यहां पर एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम यहां लिखते हैं, और यहां पर जेड लिखते हैं, और ये ए है। ये जेड क्या बताता है, चार्ज को बताता है, आल्सो कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, प्रोटॉनों के नंबर को बताता है ये। और ए आपका मास नंबर है। तो बैलेंस करिए, ये एन का मतलब हो गया 0 and 1, यहां पर 4 और 1 5, तो यहां पर, और यहां पर 9 और 1 10, यहां पर आ जाएगा ये 1 है यानी कि 9। यानी x वो एलिमेंट है
जिसके पास में 5 प्रोटॉन्स हैं और मास नंबर 9 है, और 5 प्रोटॉन्स जो हैं वो किसके पास होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर जो 5 है वो किसका होता है, बोरोन का होता है। तो ये चार्ज के यूनिक क्वेश्चंस हैं इक्वेशन फॉर्म में। ये एकदम डिफरेंट प्रॉब्लम है चार्ज से रिलेटेड। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के नंबर को यानी चार्ज को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट जो आपका है वो इक्वेशन बेस्ड है उसी तरीके से, जैसे आप देखिए 7n15 प्लस 1h1 इज इक्वल टू 2He4, और एक बार फिर से x बैलेंस करिए, 7 और 1 8, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6 आएगा, और 15 और 1 16, यहाँ पर 4 है, 16 से 4 हो गया तो क्या आएगा, 12 आएगा। यानी x वो एलिमेंट है जिसका हालचाल कुछ ऐसा होता है, दिमाग दौड़ाएंगे तो कार्बन मिलेगा 6C12, एंड दैट इज वाई x जो है वो कैसा है, कार्बन है। दीज आर द यूनिक प्रॉब्लम्स फॉर द चार्ज। अब बात हो रही है चार्ज की, जब बात हो गई तो कूलाम ने, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मास एंड मास, जो पॉइंट मासेस होते हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फार्मूला दिया गया। चार्ज के बीच में इंटरेक्शन है, रिपल्सन वाला भी है, अट्रैक्शन वाला भी है, टॉरसन बैलेंस डिवाइस से ये पता चल चुका था। बट हमें फार्मूला चाहिए ना, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो कैसी है, बहुत बड़ी है, यानी कि ज्यादा डिस्टेंस होगी तब भी ये फोर्स काम करता है। तो टॉरसन बैलेंस डिवाइस इतनी बड़ी थोड़ी ना होगी। अब हमने कहा कि एक चार्ज जो है 5 कूलम का है और एक चार्ज 6 कूलम का है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, तो टॉरसन बैलेंस डिवाइस में इनको नहीं रख पाओगे, एंड दैट इज वाई फार्मूले की नीड है। तो कूलाम ने जो है फार्मूला दिया, क्या फार्मूला दिया देखेंगे। उन्होंने कहा कि जो चार्ज होता है, याद रखिए कि कूलाम्स लॉ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि कूलाम्स लॉ जो बात करता है वो पॉइंट चार्जेस की बात करता है। पॉइंट चार्जेस जो कि स्टेशनरी होने चाहिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि चार्जेस में जो फोर्स है वो अट्रैक्शन नेचर का भी होता है, या फिर रिपल्सन बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पर इस समय अंडरलाइन की जा रही है, चार्ज पॉइंट के साथ साथ स्टेशनरी भी होने चाहिए। गलती करते हैं आप लोग, जब भी पूछा जाता है कि बाउंडेशंस बताइए, रेस्ट्रिक्शंस बताइए, कूलाम्स लॉ लगाना है, कूलाम्स लॉ लगाना है, कूलाम्स लॉ लगाना है तो पहली शर्त यह है पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है स्टेशनरी होने चाहिए। ठीक है, तो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज अगर है हमारे पास, यू कैन सी कि Q1 वैल्यू का ये चार्ज है पॉइंट में, Q2 वैल्यू का चार्ज है, तो कूलाम जो है अपने कैलकुलेशन बेस पर देखते हैं कि जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर मैं मॉड लगा दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करें जो स्टूडेंट्स करते हैं। मैं केवल मॉड लगा के ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जब आप कूलाम लॉ का फार्मूला, ये देखिए फार्मूला मिल ही जाएगा, ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है। तो डियर यहाँ पे Q1 और Q2 का वैल्यू लिया जाता है। प्लीज स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मैंने कई बार नोटिस किया है ये बात, तो आपको एक बार फिर से बता दिया जाए कि कूलाम्स लॉ के फार्मूले में चार्जेस की वैल्यू लेनी है, साइन नहीं लेना है। और इसी को इंटीमेट करने के लिए, इसी को याद दिलाने के लिए, याद आप रख पाए, मैंने यहाँ पे मॉड लगाया है। तो कूलाम ने ये नोटिस किया कैलकुलेशन बेस्ड पर कि अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बड़ा है तो जो उनके बीच में काम करने वाला फोर्स है वो बड़ा होता है। मोटिवेशन उनको यहां से था ही, है प्रोपोर्शनल M1 M2 ग्रेविटेशनल वाले से, तो मैथमेटिकल अप्रोच वहीं से ली उन्होंने। तो एक तो इक्वेशंस ये दे दिया, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ ये स्क्वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब दोनों इक्वेशंस को कंपाइल करेंगे तो आएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर,
और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे तो जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे तो यहां पर देखिए छोटा वाला के लिखा है, स्मॉल के लिखा है, बी केयरफुल अबाउट इट, कैपिटल नहीं लिखा। और ये जो स्मॉल के है वो कांस्टेंट है, वेयर के इज द कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वो ये होती है। और देखो इस वैल्यू में लिखा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कैपिटल वाला के। तो जो यहां पर ये कांस्टेंट है स्मॉल वाला के इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, ये कांस्टेंट है। और इसमें जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू SI में होती है 9 × 10⁹ और CGS में इसकी वैल्यू डियर होती है 1। जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, बड़ी लंबी कहानी है इस कांस्टेंट की। इस कांस्टेंट में जो साइंटिस्ट गॉस हैं उनका भी रोल है। जब वो फ्लक्स की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर आप इस कांस्टेंट को इस तरीके से लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा के, तो जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे, ये कांस्टेंट है। और के जो है यहाँ पर एक फिजिकल टर्म है, बड़ा कमाल का फिजिकल टर्म है, और इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फेमस नेम इसका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और भी इसके नाम है, जैसे इसको रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी कहा जाता है, इसको स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहा जाता है। सब यहां पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। इस कांस्टेंट के लिए यू कैन से दिस वेयर, ये जो कमाल का एप्सिलॉन नॉट जो ये फिजिकल टर्म है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हम इनको सब डिटेल में देखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 SI में ये वैल्यू लिखी गई है। और जो K है, देखिए K का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये नेम बहुत फेमस है इसका K का। तो K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक वर्ड यूज करिएगा क्योंकि आगे जाकर के आपको मैग्नेट भी मिलने वाला है ना, इसलिए तो वहां पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी बनेगा। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और ये इसका एक नया लेकिन बहुत कम फेमस, आपको जानना चाहिए, नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो ये इस पूरे कांस्टेंट की डिटेल है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये इतना इसको अलग करें, ये इसकी जगह पर लिखा है 9 × 10⁹9। तो यहां मैंने आपको बताया कि इसकी SI वैल्यू 9 × 10⁹9 होती है, जबकि CGS वैल्यू इसकी 1 होती है। ये SI और ये 1 है। न्यूटन्स लॉ ऑफ पार्टिकल, वही मैंने कहा था कि जो कूलाम्स लॉ आया उसके पीछे न्यूटन की इंस्पिरेशन, यानी न्यूटन ने जो काम किया था वो रेस्पॉन्सिबल था, कूलाम ने वहीं पर हेल्प ली और ये फार्मूला बना के आपको दिया। कूलाम्स लॉ इज, एक बार फिर से नोट में देखते हैं क्या लिखा है। कूलाम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द पॉइंट चार्जेस ओनली। पॉइंट चार्जेस, चार्ज अगर बॉडी पर है ना, मटेरियल पर अगर चार्ज है तो उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज। चार्ज अगर बॉडी पर है, बॉडी पर चार्ज, तो बेटा वो पॉइंट नहीं होता। बॉडी पर अगर चार्ज है तो कहलाता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज। और चार्ज अगर पार्टिकल पर है तो वो पॉइंट चार्ज। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसके पास चार्ज है उसका अपना कोई डायमेंशन नहीं है, उसका कोई शेप और साइज नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, या फिर जो शेप और साइज है वो इतना कम है कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो पार्टिकल हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया। और अगर बॉडी है, शेप एंड साइज है, ज्योमेट्री है, तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस चार्ज हो गया।
तो वही लिखा है कि कूलाम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द पॉइंट चार्जेस ओनली, बट इट कैन बी अप्लाइड फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस आल्सो। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, हमें पता है कि चार्ज छोटे छोटे क्वांटा से मिलकर के बना है। तो जब ये चार्ज किसी बॉडी पर जाएगा तो छोटे छोटे क्वांटा का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके से होता है, यूनिफॉर्मली होता है, नॉन यूनिफॉर्मली होता है, आगे देखेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर बॉडी वाला चार्ज है और बॉडी वाला चार्ज किसी अदर चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उसकी भी बातें हम करेंगे। बट ये जो आपके सामने कूलाम्स लॉ लिखा हुआ है, ये वाला कूलाम्स लॉ इस लुक में, इस फॉर्म में, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। अगर आप बॉडी चार्ज का फोर्स निकालना चाहते हैं कि बॉडी चार्ज किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है, अगर ये आप निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कूलाम्स लॉ को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई करके जो रूल बनेगा वो बॉडी चार्ज के लिए काम करेगा। बट एक्चुअली जो कूलाम्स लॉ है जो सामने लिखा हुआ है वो एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस। दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द स्टेशनरी चार्ज। कितने बार बताओगे? इंपॉर्टेंट इतना है ना, जितने बार हम सुन ले फायदा ही फायदा है। तो ये स्टेशनरी चार्जेस पॉइंट वाले हैं उनके लिए काम करता है, और मूविंग चार्ज अगर होगा तो ये काम नहीं करेगा। दिस लॉ इज वैलिड ओनली इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट लेस देन 10 to the power -15 मीटर। 10 to the power -15 मीटर। दिस इज नॉट द न्यू पॉइंट, पहले ही बता चुका हूं। अभी जब न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा अपडेट ले रहे थे तो क्या बताया गया था? न्यूक्लियर फोर्स काम करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स काम करते हैं अप टू 10 to the power -15 मीटर। तो 10 to the power -15 मीटर या उससे कम पर न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहे हैं वहां, और न्यूक्लियर फोर्स बहुत मजबूत है। जब ये एक्शन में होते हैं ना तो जो अदर फोर्सेस है ना उसकी वॉट लग जाती है, क्योंकि यही रिच हो जाते हैं, इन्हीं का ही इफेक्ट आता है, इंपैक्ट आता है। और इसलिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कूलाम्स लॉ के इफेक्ट को जीरो कराना है, पॉइंट चार्ज वर्सेस पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका अगर इफेक्ट, इंपैक्ट अगर टेंस टू जीरो करना है, उसके इफेक्ट को वहां पर आने नहीं देना है, तो फिर वो न्यूक्लियर फोर्स ये कर सकते हैं। और जैसे ही डिस्टेंस 10 to the power -15 मीटर से कम होगी तो हावी हो जाएगा कौन? न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कहेगा भैया अब हम नहीं है, मतलब हम हैं तो, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के आगे उसकी जो वैल्यू है, उसका जो इफेक्ट है वो नथिंग है, टेंस टू जीरो है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम की ये फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों को मिली थी कैपिटल के, इसकी जो वैल्यू है एयर के लिए, वैक्यूम के लिए 1 है। एयर के लिए कैपिटल के की वैल्यू जो है वो एयर के लिए लगभग 1 है और वैक्यूम के लिए एग्जैक्टली 1 है। एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.00029, तो लगभग 1 ही है। कंडक्टर्स यानी कि मेटल्स, तो मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और जो अदर लोग हैं उनके लिए कैपिटल के की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं कि वाटर के लिए के की वैल्यू 80 होती है नियरली, माइका मीडियम के लिए के की वैल्यू 8 होती है, ग्लास जो आपके डिफरेंट टाइप के हैं उसके लिए के की वैल्यू 5 से 10 के बीच होती है, और मेटल्स आपको तो पता ही है कि के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। और देखो ये उसने फिर आपसे कहा कि भैया गलती नहीं करना छोटा के और बड़ा के। यहां पर बात हो रही थी देखो स्मॉल के,
तो वो फिर से एक बार अटेंशन दे रहा है, कैपिटल के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो छोटा वाला के है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गलती नहीं होनी चाहिए, तो यू कैन से दिस। अब इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालने का फार्मूला तो मिल चुका है, पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फार्मूला तो मिल चुका है, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शंस क्या होती है, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा या फिर कैसा लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। तो डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, आंसर है इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है पॉइंट चार्जेस वर्सेस पॉइंट चार्जेस, तो जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस। रिपीट करते हैं, डायरेक्शन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है, डायरेक्शन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज ये वाला है पॉइंट में Q1 और ये A है, पॉइंट A पर रखा हुआ है, एंड दिस इज द अनदर चार्ज Q2, ये B है, A भी प्लस वाला B भी प्लस वाला, A वाले ने B वाले को रिपल्सन दिया, धक्का दिया, और B वाले ने A वाले को भी रिपल्सन दिया, ये देखिए। तो डायरेक्शन कैसी हो गई, डायरेक्शन हो गई दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, इधर से उधर और उधर से इधर, उधर से इधर। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है दैट इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द बोथ चार्जेस। अच्छा, अगर हम रिपल्सन की जगह पे अट्रैक्शन ले लें तो भी कॉन्सेप्ट में इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए करके देखते हैं एक बार। मान लेते हैं ये वाला चार्ज जो है वो प्लस है, नाम इसका M है, एंड दिस वन इज नेगेटिव, इसका नाम N है। तो इस प्लस वाले ने माइनस वाले पर अट्रैक्शन लगाया, ये अट्रैक्शन फोर्स, और माइनस वाले ने भी प्लस वाले पर अट्रैक्शन फोर्स लगाया। एक बार फिर से डायरेक्शन कैसी है, दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग। देखते हैं ये क्या कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, depend on their nature and it is along the straight line joining the charges। तो वही पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये स्टेटमेंट वही कह रहा है। आप देख सकते हो कि Q1 और Q2 के बीच में ये जो लिखा हुआ है, ये जरा इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। जैसे लिखा हुआ है F21, तो डियर इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन टू मतलब Q2 ड्यू टू वन, तो ये देखिए लिखा भी है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। 1 मतलब Q1, 2 मतलब Q2। तो ये जो फोर्स है वो Q2 पर लग रहा है और लगाने वाला कौन है, Q1। तो देखो चूंकि जो नेचर ऑफ चार्ज है वो दिया नहीं जा रहा है, तो प्लस प्लस लेके चलेंगे। तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसने क्या किया, रिपल्सन। डायरेक्शन देख सकते हो। और जो ये फोर्स की डायरेक्शन है, डायरेक्शन को डियर हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में जो यूनिट वेक्टर है, जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो भी होगी, इधर है या उधर है, हम उसको यूनिट वेक्टर आर कैप से लिखेंगे। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है R12, आर कैप।
R12। और यहां पर फोर्स की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो ये वाली वैल्यू कैसे आएगी अभी बताते हैं। अब जैसे आपने पहले काउंट किया F21 को, और अब अगर आप काउंट करते हैं F12 को, तो F12 को क्या पढ़ेंगे? F12 को पढ़ेंगे कि जो फोर्स है वो किस पर है, वो Q1 पर है, और किसने लगाया है? ड्यू टू Q2। तो यू कैन सी कि Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, ये। तो जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन होगी, ये वाली। तो डायरेक्शन को हमेशा आर कैप से लिखेंगे। यहां पर जो आर कैप है उसको 21 लिखा गया है, और यहां पर जो आर कैप है उसको 12 लिखा गया है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो जनरल वे में ये है, अगर आप म्यूचुअली काउंट करोगे, इसने उस पर फोर्स लगाया, उसने इस पर फोर्स लगाया, तो जो डायरेक्शन है वो दोनों को मिलाने वाली लाइन के क्या है? अलोंग है। ठीक है। यहां पर आप देखिए ये आर कैप के बारे में। अभी आप इससे परेशान मत होना भाई, आप केवल सिंपली मेरी इस बात को जानें और समझें कि जो भी डायरेक्शन है फोर्स की, तो डायरेक्शन होगी तो वहां पर यूनिट वेक्टर होगा, तो हम वहां पर आर कैप यूनिट वेक्टर को लाएंगे। अब कब हमें R12 लिखना है, कब हमें R21 लिखना है, इस पर बात हो जाएगी। तो यहां पर जो आर कैप है वो यूनिट वेक्टर है। मैं इस पॉइंट पर आता हूं, ये पॉइंट। जब हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन कि R21 और R12 क्या होता है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, वैल्यूज ऑफ Q1 Q2 आर पुट विद साइन वाइल यूजिंग दिस फार्मूला। ये पॉइंट सही नहीं है। नो, दिस इज नॉट ट्रू। आप जब भी फोर्स की बात करते हैं तो आप जो है कभी भी चार्ज की वैल्यू साइन के साथ नहीं लेते हैं। प्लीज इस गलती को मत करिएगा, यहां पर भी ये एरर है यहां पर। तो आप हमेशा वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। अब कुछ इंडियन ऑथर जो हैं, जब रिपल्सन फोर्स होता है तो निकालने के बाद में उसको प्लस साइन कन्वेंशन से, और अगर अट्रैक्शन फोर्स होता है तो उसको निगेटिव साइन कन्वेंशन से कुछ इंडियन ऑथर ये साइन लगाते हैं। आप ये गलती मत करिएगा जो ये इन्होंने यहां पर की है, कट कर दिया ये यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट। अब हमने फोर्स जान लिया, और फोर्स जानने के बाद में कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए काम कर रहा है। अगर कहीं पर एक से ज्यादा फोर्सेस हो, देखिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, वो म्यूचुअल है, इज म्यूचुअल। मतलब इधर से उधर, उधर से इधर। इसने उस पर फोर्स लगाया, उसने इस पर फोर्स लगाया, इधर से उधर एंड उधर से इधर। और इसी बात को हमने कहा कि जो डायरेक्शन है वो है अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द बोथ चार्जेस। ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस, ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस। ये तो बात हो चुकी है। बट अब हम क्या करेंगे कि हम अपने रेस्पेक्ट में किसी एक के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि भाई हम इस चार्ज की वजह से उस चार्ज पर फोर्स निकालेंगे। तो जिस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा हम उसको कहेंगे कोड वर्ड में सोर्स का चार्ज।
सोर्स चार्ज यहां लिखते हैं, सोर्स चार्ज मतलब जो फोर्स लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा और जिस चार्ज पर फोर्स लगेगा दैट विल बी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जिस पर फोर्स लगेगा, एट विच फोर्स टेक प्लेस। हमें यह पता है कि वो म्यूचुअल है, हमें यह पता है कि डायरेक्शन इधर से उधर है, उधर से इधर है, लेकिन यार हम आगे जाने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर जाने वाले हैं, जहां पर हम वेक्टर के फंडे अप्लाई करेंगे। और वेक्टर में जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। एंड दैट इज वाई रेफरेंस टू मी, मैं वहां पर चार्ज को देख रहा हूं, मैं वहां पर फोर्स देख रहा हूं, तो मैं डिसाइड कर लेता हूं कि भाई ये मेरा सोर्स है, ये टेस्ट है, और उसी के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो सोर्स जो फोर्स लगाएगा, टेस्ट जो फोर्स खाएगा। और एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप फोर्स का सिंबल लिखेंगे एफ, तो यहां पर पहले आप टेस्ट का नाम लिखेंगे और फिर सोर्स वाले चार्ज का नाम लिखेंगे। अभी इसके जस्ट पहले वाले पेज पे हमने ये काम किया था, चलते हैं पीछे पेज पर। ये देखिए यहां पर लिखा ना F12, तो एनसीईआरटी कहती है कि आप जब फोर्स को लिखेंगे, फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले यहां पे टेस्ट चार्ज का नाम होगा, टेस्ट चार्ज का नाम होगा, नेम ऑफ टेस्ट चार्ज, देन सोर्स चार्ज होगा, सोर्स चार्ज का नाम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर हम लोग कूलाम्स लाइन वेक्टर फॉर्म केवल फार्मूले में नहीं, उसकी अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको करनी है तो यहां से ही स्टार्ट हो जाता है पॉइंट। और सोर्स चार्ज क्या होता है ये देख चुके हैं, यहां पर देखो बताया मैंने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। व्हाट इज सोर्स चार्ज एंड व्हाट इज टेस्ट चार्ज, ये देखिए जो फोर्स लगाएगा वो है सोर्स चार्ज। नोट्स अगर आपके नहीं बने हैं, क्योंकि कूलाम्स लॉ में अगर हम देखें, बीइंग ए टीचर मैं अगर ये नोटिस करूं कि कहां प्रॉब्लम आ रही है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ तो याद हो गया, निकाल भी लेते हैं, डेरिवेशंस भी हो जाता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो डायरेक्शंस गलत हो जाती है, कभी कुछ गलत तो कभी कुछ गलत। अगर आपको हमारे साथ रिवीजन में ये गलती नहीं करनी है तो लिसन केयरफुली। स्टार्ट हो चुका है यहां से वेक्टर फॉर्म, अगर हमें बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो है टू द पॉइंट एकदम सही देने हैं तो यहीं से आप अपडेट करिए अपने आप को। तो सोर्स चार्ज क्या होता है, जो फोर्स लगाएगा, और टेस्ट चार्ज वो होता है जो फोर्स खाएगा, एट विच फोर्स टेक प्लेस। और एनसीईआरटी कहता है कि जब ये डिसीजन हो जाए कि टेस्ट क्या है, सोर्स क्या है, तो आप जो है सिंबल ऐसे यूज करना। और जब हमें ये नहीं पता था तो हम ये कर चुके हैं। देखो ये आपका टेस्ट हो गया, तो फोर्स किस पर लगेगा, फोर्स किस पर लगेगा, फोर्स ऑन Q1, यानी कि टेस्ट कौन हो गया, ये हो गया। फोर्स ऑन Q2, F12, फोर्स ऑन Q1, ये गलत है भाई, अच्छा मुझसे ही गलती हुई है, ये अपडेट कर लो बेटा। ये रिवीजन में ये पॉइंट जो है, जैसे यहां जो लिखा है, मैंने यहां जो लिखा वो गलत था, इसको पढ़ा जाएगा फोर्स ऑन Q1, क्योंकि जिस पर फोर्स लगता है
दैट इज कॉल्ड टेस्ट, और जो फोर्स लगाता है दैट इज कॉल्ड सोर्स। तो यहां पर मैंने लिखा था फोर्स ऑन Q2, नहीं नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं है। F12 को ऐसे ही पढ़ा जाता है कि फोर्स ऑन Q1, ये सही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सही है, यहां मैंने गलत लिखा था। क्लियर है ना? तो फोर्स जिस पर लग रहा है वो टेस्ट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, टेस्ट का नाम। तो फोर्स किस पर लग रहा है? Q1 पर लग रहा है। कौन लगा रहा है? Q2। कौन फोर्स लगा रहा है? Q2। तो Q2 क्या हो गया? टेस्ट हो गया। फिर गलती कर रहा हूं, Q2 क्या हो गया? इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें कंफ्यूजन रहता है, इसलिए इसको क्लियर करिए। मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूं तो गलत हो रहा है। और ये आपका हो गया टेस्ट। यहां देखिएगा इस जगह पर, ये यहां पर F12, तो F12 को क्या पढ़ेंगे? F12 तो 1 माने टेस्ट, यानी कि टेस्ट पर फोर्स लगता है और ये सोर्स है, तो इसको पढ़ा जाएगा फोर्स ऑन Q1, टेस्ट पर फोर्स लगेगा, और ड्यू टू Q2। क्लियर है बात? इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिए, क्योंकि अगर ये गलत हो जाएगा तो फिर आगे प्रॉब्लम बहुत आएगी। मैं फिर इसको सही कर देता हूं, कहीं कुछ गड़बड़ी अगर है तो उसको यहां सही कर लिया जाए। तो पहले टेस्ट चार्ज का नाम होगा, उसके बाद में फिर आपका सोर्स चार्ज का नाम होगा। पहले हम टेस्ट चार्ज का नाम लेंगे, टेस्ट चार्ज का नाम, ओके, और बाद में सोर्स चार्ज का नाम। तो जैसे यहां पर लिखा है F21 ये, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अब देखिए यहां पे 2 पहले है, यानी Q2 जो है वो टेस्ट है, इस पर फोर्स लगा है। अब मैं गलती नहीं करूंगा, Q1 यहां पर आपका सोर्स है, इसने फोर्स लगाया है, तो ये आ गया फोर्स ऑन Q2। मुझे लग रहा है पहले तो मैंने वो सही लिखा था, मैं दूसरे वाले को ध्यान दे रहा था। चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए ये F12 है ये, तो पहले किसका नाम आता है? पहले नाम आता है टेस्ट का। तो देखो यहां पर Q1 वाला टेस्ट है, अरे यार यही हो गया, पहले जो लिखा था उधर सही था वो, और ये आपका Q2, ये आपका सोर्स हो गया, देखने में गलती हुई। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको पढ़ेंगे फोर्स किस पर लगा है? फोर्स लगा है Q1 पर, और किसने लगाया है? ड्यू टू Q2। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी की हैबिट है ये हमें अपने साथ रखनी पड़ेगी अगर हम क्वेश्चंस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लाके क्वेश्चंस भी सही करना चाहते हैं। आगे चलते हैं, जहां पर हम लोग थे वो ये वाला पेज था। तो हम लोगों ने कहा कि भाई सोर्स चार्ज और ये टेस्ट चार्ज ये सब देख लिया। अब इसको जो है रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे, टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज। अब जैसे देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, तो आंसर है तोप नहीं है, तोप नहीं है। जब भी हम रिजल्टेंट की बात करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो कहीं पर हमको रिजल्टेंट निकालना है और हमें वेक्टर का समेशन मेथड लगाना पड़ता है, वेक्टर का समेशन मेथड। तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और आपको एक बात बताएं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को आप ये ना सोचना कि केवल ये वेक्टर में ही लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो वेक्टर नहीं है।
इसके बाद भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं। जैसे आप देखिए, जब हम लोग एसी ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो वहां पे अगर हम करंट का टोटल निकालते हैं तो भी हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की ही बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या? जब दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर का समेशन मेथड यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जरा चेक करते हैं कि ये हमारा Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज का सिस्टम है, ये Q1 है, आप देख सकते हैं, ये Q2 है और ये Q3 है। और ये Q1, Q2, Q3 बताया तो नहीं गया है, लेकिन देख के पता चल रहा है कि ये सोर्स चार्जेस है, सोर्स चार्जेस है। और ये सारे लोग मिल करके इस चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला चार्ज। तो जिस पर फोर्स लगा रहे हैं वो टेस्ट है। तो Q1 वाले ने इसको क्या किया? रिपल किया। तो देखो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। अब इन्होंने इस फोर्स को F1 लिख लिया है वेक्टर में, और Q2 वाले ने भी इसको जो है क्या किया? रिपल किया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ऐसे लिखना चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखूं तो पहले टेस्ट का नाम फिर सोर्स का नाम, लेकिन इसने डायग्राम में F1 से लिख दिया है, तो ठीक है, F1 सही। और ये F2 हो गया, ये वाला जो है F3 हो गया। तो यहां पर इस चार्ज पर फोर्सेस लग रहे हैं। अब जब इस चार्ज पर फोर्सेस लग रहे हैं तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा? कॉमन सेंस की बात है, वेक्टर समेशन मेथड लगेगा। तो यहां पे टोटल फोर्स, सभी फोर्सेस का वेक्टर समेशन। इसका एक डायग्राम मैं और भी एक्स्ट्रा में बना दूं। यहां पर कुछ डायग्राम बना लेते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लें। हमारे पास में दो से ज्यादा चार्जेस हैं, जैसे मान लेते हैं ये चार्ज है, दैट इज ए, प्लस है। ये चार्ज है, ये भी प्लस है। ये चार्ज है सी, ये माइनस है। ये चार्ज डी, ये प्लस है। ये चार्ज है ई, ये भी मान लेते हैं प्लस है। और ये सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो सोर्स हैं। रेफरेंस टू मी, मैंने कहा कि ये सारे चार्ज सोर्स हैं, ये फोर्स लगाएंगे। और जिस पर फोर्स लगाएंगे वो ये वाला चार्ज है और इसका नाम है P। और P भी कैसा है? मान लेते हैं P नेगेटिव है। ध्यान से देखना, वो जो डायग्राम बना हुआ है उसी के अल्टरनेट में डायग्राम और बना रहे हैं एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। तो डायरेक्शन देखेंगे और डायरेक्शन के साथ फोर्स लगाएंगे, देखेंगे। तो भाई सोर्स चार्ज फोर्स लगाते हैं। तो कई बार मैंने ये भी नोटिस किया है कि बच्चों में डायरेक्शन अगर हम पूछते हैं क्या है तो गलती कर देते हैं। एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, कभी गलती नहीं होगी। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का स्पेसिफिक डायरेक्शन निकालना हो, हमेशा सोर्स चार्ज से पूछ लेना, कभी गलती नहीं होगी। क्या ये लिखना पड़ेगा? तो मैं लिख भी देता हूं, गलती नहीं चाहिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स गलत नहीं होगा, बैकबोन है, ये गलत हो गया तो पूरी की पूरी एफर्ट जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स ला के जो न्यूमेरिकल है उसमें जीरो हो जाएगी। क्या बता रहा हूं आपको? डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा सोर्स चार्ज से पूछा करो, सोर्स चार्ज से पूछा करो। ऑलवेज आस्क सोर्स चार्ज कि भाई डायरेक्शन बता दो मुझे। तो चलिए मैं ये काम करता हूं, यहां पर P जो है वो टेस्ट है, टेस्ट चार्ज है P।
और जो बाकी के रिमेनिंग है वो सारे के सारे सोर्सेस है, रिमेनिंग आर सोर्सेज। तो डायरेक्शन पूछी जाए, बिल्कुल पूछी जाए। तो सबसे पहले मैंने ई से पूछा, भैया ई तुम सोर्स हो, ई तुम सामने वाले टेस्ट को कैसा फोर्स लगाओगे? तो ये प्लस है, ये माइनस है, इसने बोला ये मैं लगाऊंगा अट्रैक्शन। तो ई ने पी पर फोर्स लगा दिया। एनसीईआरटी कहता है टेस्ट का नाम पहले लिखो और सोर्स का नाम बाद में लिखो। इसके बाद में अगले सोर्स के पास पहुंचे, सी वाला चार्ज, ये भी सोर्स है। मैंने सोर्स से पूछा कि सामने वाले टेस्ट पर तुमको फोर्स लगाना है, दो ही बातें हैं, या तो रिपल्सन और या फिर अट्रैक्शन। पूछते हैं सी ने कहा पी को रिपल्सन। नाउ टेक द एक्शन। ये देखिए सी ने पी पर अट्रैक्शन फोर्स लगा दिया, सॉरी रिपल्सन फोर्स लगा दिया। तो सी ने पी पर रिपल्सन फोर्स लगाया। ये लीजिए, पहले टेस्ट का नाम फिर सोर्स का नाम, ये आ गया। और आगे मूव करते हैं। मैंने बी से पूछा, बी ने कहा भाई मैं पी वाले को अट्रैक्शन फोर्स से खींचूंगा। ये देखिए एफ पी बी, ये है डायरेक्शन। हमेशा सोर्स से पूछ लो, कभी गलती नहीं होगी। ए वाले ने कहा मैं भी पी को खींचूंगा अट्रैक्शन फोर्स से। डी ने कहा मैं भी अट्रैक्शन फोर्सेस को खींचूंगा। तो यहां पर टोटल फोर्स क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है सभी फोर्सेस का वेक्टर समेशन। तो यहां पर जब आप टोटल फोर्स निकालेंगे तो जितने भी फोर्सेस यहां पर है सबका वेक्टर समेशन। तो पहला फोर्स है एफ पी ई प्लस एफ पी बी प्लस एफ पी ए प्लस एफ पी डी प्लस एफ पी सी। आई ओपन है, सारे फोर्सेस ले लिए। कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसके आगे क्या करते हैं, टोटल कैसे निकलेगा? तो व्हेन वी हैव ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो उसको भी देखेंगे करके। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कूलम्ब्स लॉ फॉलो करता है। यहां पर आप देखिए एक क्वेश्चन है इस पर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर। फाइव इक्वल चार्जेस हैं, यू कैन सी दिस। 5 इक्वल चार्जेस हैं, ये है, ये 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और ये वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन पर रखे हुए हैं। रेगुलर का मतलब होता है कि उस हेक्सागन की सारी साइड्स बराबर होंगी और सेंटर भी, उस रेगुलर हेक्सागन का सेंटर भी साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हेक्सागन? तो यहां पर आपका सेंटर है, यहां पर कैपिटल क्यू रखा हुआ है, इस जगह पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। कितना फोर्स होगा? तो ये सारे लोग सोर्स बन गए, 1 2 3 4 5, और ये आपका टेस्ट बन गया। तो यू कैन सी कि जितने भी फोर्सेस यहां पर लगेंगे, जैसे ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, मैं दिखाता हूं उस फोर्स को। ये देखिए, क्योंकि साइन दिया नहीं गया तो सब प्लस होंगे। तो देखो ये फोर्स लगेगा रिपल्सन, और इधर से ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस वैल्यू में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जब आप फार्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2,
तो Q1 में स्मॉल q है, Q2 में ये सेंटर पे रखा हुआ कैपिटल Q है, और जो डिस्टेंस है सेंटर से, जो ये डिस्टेंस होती है अगर वो r है, तो ऑल द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर आपका ये रेगुलर हेक्सागन बना दूं मैं यहाँ पर ये, तो ये अगर r डिस्टेंस है तो ये भी r डिस्टेंस होगी, ये भी सब r डिस्टेंस होगी। देखो ये दोनों तो कट हो जाएंगे। ऐसे ही सिमेट्री कॉन्सेप्ट से जो ऊपर वाला चार्ज है ये फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, तो भी कट हो जाएगा, केवल एक रह जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा कि सारे फोर्सेस का जो वेक्टर समेशन है वो 0 होना चाहिए, और एक दूसरे को कैंसिल करने पर केवल एक ही फोर्स बचेगा, यानी ये वाला चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा तो इसका कोई एंटी है नहीं, एंड दैट इज वाई आंसर ये हो जाएगा। तो हम इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं और ऐसे ही अपना जनरल में भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। और एक क्वेश्चन देखें क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है ये। Q1 ने Q2 पर F फोर्स लगाया और एक Q3 जो है वो Q2 के पास रख दिया गया, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 विल बी। क्वेश्चन ने Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, किस पर फोर्स लगाया? Q2 पर। तो जिस पर फोर्स लगा वो टेस्ट है, जिसने लगाया वो 1 है, और वो F के इक्वल है। मान लेते हैं कि ये हमारा जो है Q2 है और ये Q1 है, तो Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया और वो F के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। अब एक Q3 वैल्यू का चार्ज जो कि Q2 के बराबर रख दिया, Q2 के पास रख दिया गया। एक Q3 चार्ज है वो यहां हमने रख दिया, यहां कहीं पर भी रख सकते हैं, पास में ये रख दिया Q3। तो Q2 और Q1 के बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो यार जब हम बात करेंगे केवल और Q1 और Q2 की, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके फार्मूले में आप अगर देखें तो स्मॉल के मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहां पर जो ये Q1 Q2 है वो उन चार्जेस की वैल्यूज होती हैं जिनके बीच में फोर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन में फोर्स किसके बीच में लग रहा है? अभी भी Q2 और Q1 के, तो यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा, तो वही F है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज जनरल क्वेश्चन है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। कितना आता है? याद रहता है स्टूडेंट्स को ये, लेकिन अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इस फार्मूले को अप्लाई किया हमने, इस फार्मूले को अप्लाई किया इलेक्ट्रॉनों के लिए, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है इलेक्ट्रॉन का मास और मास। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन है जो याद रहता है। प्लीज ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो याद रहता है स्टूडेंट्स को, इतना कॉमन क्वेश्चन है। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आपकी प्रिपरेशन क्या है? ये निकल के आता है 10⁻43। सिमिलरली अगर हम प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए बात करें तो इतना निकल के आता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो ये ऐसे। सॉल्व करना है तो कूलाम्स लॉ लगाइए और ग्रेविटेशनल फोर्स का वो फार्मूला लगाइए, दोनों को डिवाइड करिए, और अगर आप याद रख पाते हैं तो डेफिनेटली ये एक सॉलिड क्वेश्चन है। एग्जाम में जाने से पहले ये यहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में मिलता है तो सीधे टिक लगाइए, समय बचाइए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस। अगर एक ग्लास की सीट है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डियर के से भी लिखते हैं, और इसका सिंबल एप्सिलॉन आर से भी लिखा जाता है, क्योंकि हमने देखा था के को रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी कहा जाता है। तो अगर यहाँ पर एक इस मीडियम को रखा गया है दोनों के बीच में, तो फोर्स क्या होगा? तो देखिए फार्मूला जो कूलाम्स लॉ का था उसमें पहले चार्जेस एयर में रखे गए थे, तो फार्मूला ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है।
जब मीडियम में रखे जाएंगे तो फार्मूला ये हो गया, दोनों को डिवाइड किया, रिजल्ट ये आ गया। और क्या बताएं, आपको पता है ये छोटी सी बात कि बहुत सारे बच्चों को याद है एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू K/1। यहां पर एफ एयर अगर एफ है क्वेश्चन में और मीडियम में ग्लास आया है, K की वैल्यू 6 आई है, तो ये आ गया एफ मीडियम इज इक्वल टू F/6। ये पूरी डिटेल में कर रहे हैं, करने दीजिए इनको, बट हम लोग तो कुछ कर सकते हैं ना, सीधा रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो चार्जेस हैं जो कि रेडियस r के स्फेयर पर रखे हुए हैं, ये एट ए डिस्टेंस d और d ग्रेटर देन 2r। आप देख सकते हैं सपोर्टिंग डायग्राम। तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा? देखो, अगर हमारे पास में एक चार्ज मान लेते हैं Q1 है, पॉइंट वाला है, और दूसरा चार्ज ये Q2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है d, ध्यान देना ये अभी पॉइंट वाले चार्जेस हैं। मैंने ऐसा सपोज किया है कि पॉइंट चार्जेस है, और पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 जो है d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो कूलम्ब्स लॉ जिंदाबाद, 1/4πε0। जनरली वी कंसीडर कि वो एयर में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, Q1 Q2/r²। अब क्या हुआ कि इन चार्ज को हमने स्फेयर में रख दिया। एक स्फेयर ये है और एक स्फेयर ये है। Q1 वाला चार्ज यहां रख दिया, तो सारा का सारा जो चार्ज है Q1 पर, वो बॉडी पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये चार्ज स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और दूसरा वाला चार्ज नेगेटिव है। एक चार्ज यहां पे Q1 की वैल्यू क्वेश्चन में Q है और Q2 की वैल्यू क्वेश्चन में यहां पर -Q है। तो ये फार्मूला जो है कूलम्ब्स लॉ से निकाल लिया हमने। अब यहां पर जो है आपका Q है और दूसरे वाले स्फेयर पर भी चार्ज रखा गया है -Q। ये अब दोनों के जो सेंटर हैं वो d डिस्टेंस पर हैं, ये d डिस्टेंस पर सेंटर है। जैसे ही ये दोनों स्फेयर पास में लाएंगे, पास इन द सेंस कि अभी हमने जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है तो ये आइसोलेटेड था, ये स्फेयर अकेला था, ये अकेला था, ये एकदम अलग अलग थे कहीं पर। तो सारा का सारा चार्ज जो है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मैंने कहा चलो दोनों के बीच में फोर्स लगना है, तो दोनों के बीच में फोर्स लगना है, तो ये देखिए यहां पर आ गए। तो ये इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्शन से खींचेगा। तो इस वाले स्फेयर का चार्ज पोलराइज्ड होकर के देखो यहां पर आ गया, और इस वाले स्फेयर का जो चार्ज है वो पोलराइज्ड होकर के यहां पर आ गया। तो आपके ये दोनों के दोनों स्फेयर तो डिस्टेंस d पर है, लेकिन जो पोलराइज्ड वाला चार्ज है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d से क्या हो गया? कम हो गया। तो यानी कि रेस्पेक्ट टू इनिशियल डिस्टेंस d था, तो पहले r की वैल्यू d थी। अब जरा देखो दोनों चार्जेस के जो बीच का डिस्टेंस है वो d से क्या हो गया? कम हो गया। तो डिस्टेंस अगर कम हो गया तो फोर्स कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, और इसलिए आंसर ये होगा। और इसी सेम क्वेश्चन में अगर ये चार्ज प्लस प्लस वाले होते, यहां पर भी प्लस होता और यहां पर भी प्लस होता, अभी ये अकेले अकेले आइसोलेटेड है, तो देखो ये प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और ये दूसरे वाले पे प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन जैसे ही आपने इनको फ्री करा कि जाइए फोर्स लगाइए, तो भाई इधर वाले स्फेयर का जो चार्ज है, इधर वाले स्फेयर का जो चार्ज है
रिपल करके ये पोलराइज्ड हो जाएगा इधर और ये पोलराइज्ड हो जाएगा इधर। तो एक्चुअली उनके सेंटर के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो तो d है, लेकिन चार्ज के जो बीच का डिस्टेंस है वो d से क्या हो गया, बड़ा हो गया, और डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। न्यूमेरिकल की दुनिया का फेमस क्वेश्चन है। कब आपको कौन सा ऑप्शन टिक लगाना है इस पे ध्यान देना। तो देखो ये लिखा हुआ है नोट कि इन द एग्जाम्पल अबव एग्जाम्पल अगर दोनों चार्ज प्लस हो जाते तो ऑप्शन कौन सा होता, थर्ड हो जाता। थर्ड का मतलब ये लेस वाला, क्योंकि अब जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने फोर्स की आज बात कर ली है। अभी फोर्स में बहुत सारा काम है, तो धीरे धीरे एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे। तो ये इतना जो आपको रिवाइज कराया गया है, इसके आगे आई विल कंटिन्यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सब रिवाइज कराएंगे, परेशान मत होना।